हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। कल हमने 2 सेट कंप्लीट किया था। आज तीसरा सेट है जिसमें इलेक्ट्रिशियन सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल्स इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय रिवाइरेबल फ्यूज। ये पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज़ द करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है, ठीक है। और कितने एम्पियर की केबल की पूछ रहा है, 32 एम्पियर रेटेड केबल है, ठीक है। इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा पूछ रहा है। पहले तो हमको करंट कैरिंग कैपेसिटी समझना होगा कि करंट कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है कैरिंग्स। कैरिंग मतलब एक केबल है, ये मैक्सिमम कितना करंट को अपने अंदर से सहन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा सकता है, इसको बोलते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब इस ठीक है, अभी देखिए ये इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी है और इसको रिवायरेबल फ्यूज से इन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन है एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस फैक्टर से, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस फैक्टर में दो चीज़ आएंगी, एक कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन आता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, इसका वैल्यू होता है 0.81, और दूसरा क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शंस, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पे मैं मेंशन कर रहा हूँ इसको। क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, देखिए अगर लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन ऑडियो आपको साफ क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। कोर्स एक्सेस प्रोटेक्शन करंट एक्सेस प्रोटेक्शन का वैल्यू होता है 0.81, और जो क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन होता है इसका वैल्यू होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 1.23, ठीक है। अब ऊपर वाले को देखते पहले, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है रिवायरेबल फ्यूज, ठीक है। इसके अंदर रिवायरेबल फ्यूज को सम्मिलित किया जाता है, और जो क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन है इसके अंदर एचआरसी फ्यूज और कॉटरेज फ्यूज को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। दो टाइप का प्रोटेक्शंस होता है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको 32 एम्पियर्स का रेटिंग दे रखा है, ठीक है। 32 को आपको क्या करना है, 32 इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन कितना लिखा था, ये रहा 0.81, तो इसको 0.81 से गुणा कर देना है। जो आपका इसको सॉल्यूशन करके होगा वही इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके गुणा करके देखते हैं, तो इसको अगर आप गुणा करोगे तो ये आएगा 25.92, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 एम्पियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, और ये अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है आपको, ऑडियो सुनिए। इस क्वेश्चंस में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूरा कवर हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शंस की वैल्यू कितनी होती है, एक क्वेश्चन है 0.81। कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के अंदर कौन सी सुरक्षाएँ आती हैं, इसमें अंदर कौन सी सुरक्षा युक्ति आती है, इसका आंसर होगा रिवायरेबल फ्यूज, ठीक है। दूसरा क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का वैल्यू कितना होता है, 1 यहाँ पर लिखा हुआ है 1.23, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से सेफ्टी डिवाइस आती है, एचआरसी फ्यूज और कार्ट्रिज फ्यूज, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन करूँगा। जो कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शंस है इसका मतलब होता है अगर लोड करंट, ठीक है, लोड करंट 1.5 गुना बढ़ जाएगी, 1.5 गुना भी 1.5 गुना भी बढ़ जाएगी, तो अगर 4 आवर तक ये इसमें कार्य ये ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये इतना ज़्यादा करंट भी अपने अंदर से गुजरने देगा लेकिन कोई भी सर्किट को ब्रेक्स नहीं करेगा, ठीक है। और ठीक इसका ऊपर जो क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन है दूसरा वाला, उसमें यही चीज़ अगर 4 आवर तक कंटिन्यू उसके अंदर से प्रवाहित होती रहेगी ये धारा, तो वो वहाँ पर प्रचलित होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ
वायर इन स्टैंडर्ड वायर गेज, एक SWG होता है, ये स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज आपने देखा होगा, इसकी आकृति इस तरीके से गोलाई में रहती है और इसके बाहर से यहाँ से चारों तरफ से इसमें स्लॉट्स कटे रहते हैं। इन स्लॉट्स में आपको वायर फंसा के देखना होता है, और जिस स्लॉट के अंदर वायर एकदम से फिट होना चाहिए, ना उसमें स्लॉट में वायर लूज होना चाहिए और ना ही वायर उसमें टाइट होना चाहिए। इसका नंबर होता है 0 से स्टार्टिंग होगा, इधर इधर की ओर 0 1 2 इस तरीके से, और लास्ट जो नंबर होगा वो 36 होगा, 36 होगा। तो यही इसका आंसर है 0 to 36। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे जैसे नंबर का साइज बढ़ते रहेगा तो वायर का साइज घटेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, ये एक वायर है, ठीक है, ये 2 वायर बना रखी मैंने आपको। तो ये वाली वायर आपको इसका डायामीटर दिख रहा है कि इसका डायामीटर ज़्यादा है, तो इसका नंबर कम होगा। मान लो सपोज दैट इसका नंबर 18 होगा, और ये वाला वायर है तो इसका नंबर 34 या 32 अप्रॉक्स में इस तरीके से होगा, ठीक है। जो वायर ज़्यादा का है उसका नंबर कम होगा, और जो वायर का डायामीटर कम का है उसका नंबर क्या होगा, और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि 36 नंबर की तार ये यहाँ पे 36 नंबर की तार 18 नंबर की तार से पतली होगी, 36 नंबर तार पतली होगी और 18 नंबर तार मोटी होगी। इस पर उल्टा होता है, 0 से नंबर बढ़ने के साथ साथ तार का साइज घटते रहता है। यह है SWG। इसी तरीके से एक और होता है AWG, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, अमेरिकन वायर गेज, ठीक है। ये भी तार का साइज मापने के लिए ही काम में आता है। और एक माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर से भी हम वायर को मापते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जॉइंट से पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वायर जॉइंट, इस तार के जोड़ का क्या नाम है। देखिए देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट क्या करता है, सीधे टी जॉइंट्स पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसको ध्यान से देखना है कि ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए आप, इसने यहाँ से ये डायरेक्ट इधर को मोड़ा नहीं है, इस पर यहाँ इसने एक टैप किया हुआ है पहले, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे नॉटेड टैप जॉइंट्स, ठीक है, नॉटेड टैप जॉइंट्स है, ठीक है। नॉटेड टैप टी जॉइंट्स होगा कंप्लीट आंसर इसका। ये टी जॉइंट है एक तरीके का, अगर इस तरीके से नोटेट करेंगे तो इसको नॉटेड टैप टी जॉइंट्स बोलेंगे। ये टाइप ऑफ जॉइंट में से आया हुआ है। इसमें था जो ये चीज़ दिखाया गया है, नॉटेड, नॉटेड मतलब होता है हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, गांठ लगाना, ठीक है, गांठ युक्त बोल सकते हैं। तो गांठ युक्त टेप जॉइंट भी इसको हिंदी में बोल सकते हैं। नॉटेड मीन्स होता है गांठ लगाना। तो ये उन परिपथों में यूज किया जाता है जहाँ पर तनन प्रतिबल अधिक होता है, मतलब जहाँ स्ट्रेस, देखिए जहाँ पर ये पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर वायर खींच रहे हैं, इसमें जहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा होने की संभावना है वहाँ पर ये जॉइंट प्रयोग किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें हम सोल्डरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसमें सोल्डरिंग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग गैल्वनाइज्ड आयरन। जीआई के लिए पूछ रहा है, जीआई के लिए कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट है रेजिन, दूसरा जस्ता क्लोराइड और सॉल अमोनिया एंड हाइड्रोलिक अम्ल। तो जीआई के लिए हाइड्रोलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर होगा हाइड्रोलिक अम्ल। देखिए फ्लक्स क्या है, ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। फ्लक्स एक प्रकार का पाउडर या पेस्ट होता है, ठीक है, जिसको हम सोल्डरिंग करने से पहले यूज करते हैं। और अगर ये फ्लक्स यूज किया जाएगा, जैसे यहाँ पर एक जॉइंट लगाना है आपको, तो इसके ऊपर अगर फ्लक्स यूज़ कर रहे हो तो ये सोल्डरिंग को पिघलाएगा और जो सोल्डरिंग वायर है उसको पिघला करके पूरे में अच्छे से फैलाने का काम करता है, ठीक है। तीसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ऑक्सीकरण इसका नहीं होने देगा, फ्लक्स लगाने से इसका ऑक्सीकरण नहीं होने देगा। टाइप्स ऑफ फ्लक्स में मेन रूप से 2 टाइप का फ्लक्स आएगा, एक कोरोसिव फ्लक्स आता है, एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स आता है। जिन फ्लक्सों में क्षार की मात्रा अधिक होती है उनको कोरोसिव फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। और नॉन कोरोसिव जिनमें अम्ल की मात्रा नहीं होगी उनको नॉन कोरोसिव फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है ना। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर
क्वांटिटी प्रोडक्शंस एंड फॉर टिनिंग वर्क, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिप सोल्डरिंग। सोल्डरिंग वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क्ड एक्स अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल तो दिखाया नहीं है इसमें कि, हाँ अगर एक अंडरग्राउंड केबल दिखा के उसमें एक्स डिनोट करता तो तब इस क्वेश्चन का आंसर पूछता तो समझ में आता। देखते हैं नीचे कुछ केबल वगैरह दिखाया है, यहाँ पे है। ठीक है, क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा बेडिंग्स। इसका याद रखने का तरीका है, फर्स्ट होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, तीसरा होता है मेटेलिक शीट, और फिर बेडिंग, आर्मरिंग और एस सर्विंग। ठीक है, ये केबल्स के पार्ट हैं। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सपल केबल। ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन होगा कहीं पे, देखते हैं ऑप्शन में। ये है, ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन्स लिंक्ड पॉलीएथिलीन्स इस केबल इसका फुल फॉर्म होता है। इसी में कुछ और बता देता हूँ आपको। VIR का होगा, आप लिख लीजिएगा, वल्कनाइज इंडियन रबड़। PVC का होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। CTS का होगा कैप टफ रबड़ सीतड़। ठीक है, ACSR का होगा एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। CCSR का होगा कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है ना, और इसमें कुछ केबल्स और भी आती है, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, और PILC पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड। ठीक है, तो ये केबल हैं जो मेन रूप से प्रयोग में लाई जाती है। शायद ये वाला पोर्शन पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है तो उससे आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्वरिंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। फर्स्ट था प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर्स, protect the cable from mechanical injury, protect metallic sheet against corrosions, protect armoring from atmospheric conditions। ठीक है, इस सर्विंग का पूछ रहा है तो सर्विंग लास्ट पार्ट होता है इस तरीके से। फर्स्ट होता है कंडक्टर, ये मैं आपको लिखा दिया हूँ ऑलरेडी। फर्स्ट कंडक्टर, इंसुलेटर, मेटेलिक शीट, बेडिंग्स, आर्मरिंग और सर्विंग। तो आर्मरिंग है, आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग है, तो इसका आंसर होगा प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अगला फिर अंडरग्राउंड केबल से है, विच टाइप फॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल कैन बी लोकेटेड बाय द लूप टेस्ट। इस तरीके का जो डायग्राम सबको दिख रहा है कि ये लूप टेस्ट से कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड से लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें एक ग्राउंड के लिए। ठीक है, आप ये चीज़ दोनों को चेक करा जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये है, केबल चेक करने के लिए मैनली मैगर का यूज किया जाता है। ठीक है,
अगर आपसे में अगर से पूछा जाएगा तो जब दोनों केबल शॉर्ट होगी तो रेजिस्टेंस, केबल शॉर्ट होने पर दो कंडक्टर अगर आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं केबल के, इस तरीके से अगर अलग अलग कंडक्टर हैं, इन कंडक्टरों को आप चेक कर रहे हैं इससे इसके बीच में, और रीडिंग इन्फिनिटी आ रही है, तो इन्फिनिटी रीडिंग आने का मतलब है कि ये आपस में शॉर्ट नहीं है, इसका इंसुलेशन सही है। ठीक है, इंसुलेशन पर लगाने पर रीडिंग दिखाएगा, अगर आप सिर्फ कंडक्टर पर टच करेंगे तो उस टाइम पर शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब सही है। अगर यहाँ पर दोनों पर मैं नॉब लगाने पर रीड 0 आता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कंडक्टर आपस में कहीं पर शॉर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डक्ट में, रैक्स में, या भवन के साथ, अलोंग बिल्डिंग्स, डायरेक्ट इन ग्राउंड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रैक इन ईयर। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन द वैलेंस सेल ऑफ कॉपर एटम्स। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इज द वैलेंस सेल ऑफ कॉपर एटम्स। ठीक है, तो कॉपर का सबसे पहले इसको, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमको कॉपर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, फर्स्ट क्लास में, इसमें फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो फर्स्ट में 2 इंटू 1 का स्क्वायर, फर्स्ट n का स्क्वायर मतलब क्लास है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर दूसरी क्लास में 2 इंटू, क्लास सेकेंड है तो n भी, n की वैल्यू सेकेंड रखेंगे, तो दूसरे में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये देख लीजिए यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूना 8, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर तीसरी कक्षा 2 इंटू 3 की पावर 2, तीसरे में कितने आएंगे 18। अभी हमारे पास 10 हो गए हैं, ये तीसरी कक्षा चल रही है। ठीक है, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो आप इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स अपने हिसाब से फिट कर लेना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2n² का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट क्लास में इस हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है दूसरे का, और तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब देखो कि ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, फर्स्ट में हमने भरे 2। ठीक है, दूसरे में 8 और तीसरे में 18। ठीक है, तो 18 10 28, हमको 29 बनाना है। तो और यही पूछ रखा था इसने क्वेश्चन में कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। लास्ट ऑर्बिट इसमें आया 1 इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इस एक क्वेश्चन से आपको लगभग सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाएगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी का भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, यहाँ पे अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, वैलेंस, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 है किसी भी मटेरियल का। ठीक है, ये कोई भी मटेरियल है, जैसे मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट में 4 होती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक सेमीकंडक्टर होगा। क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, अब अगर ये V 4 से ज़्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और अगर देख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे ये 4 से ज़्यादा होगी तो ये होगा इंसुलेटर, और 4 से कम होगी, ठीक है, 4 से कम होने पर होगा
कंडक्टर। दोबारा से सुन लीजिए, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी आपको 1, ठीक है, तो 1 है, ये 4 से कम है तो ये एक गुड कंडक्टर है। अगर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती तो ये सेमीकंडक्टर होता, और 4 से अगर ज़्यादा होगी तो ये मटेरियल इंसुलेटर होगा। तो इसी बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा सेमीकंडक्टर है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसमें, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा चालक होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ऑन नियॉन लैम्प? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा अगर कोई मैग्नेट नहीं बन रहा नियॉन लैम्प के अंदर। केमिकल इफेक्ट, इसके अंदर कोई गैस नहीं है तो ये भी नहीं होगा। हाँ, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, यानी कि गैस आयनीकरण प्रभाव, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए नियॉन लैंप से ये मुझे ध्यान आया, एक नियॉन टेस्टर्स आप लोग यूज़ करते हैं। नियॉन टेस्टर को 500 वोल्ट तक यूज़ किया जाता है, और इसके सीरीज में जो नियॉन टेस्टर की सीरीज में जो अंदर सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा रहता है वो 2 मेगा ओम्स का लगा रहता है। ठीक है, और ये दोनों सीरीज में कनेक्ट रहते हैं और इसको मैक्सिमम 500 वोल्ट तक उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? कुचालक का प्रतिरोध मापने की इकाई क्या होती है? देखो, इंसुलेशन अगर बात करें तो इसका कंडक्टर की बात करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। जितना कम इसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, और जितना रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ये उतना अच्छा इंसुलेटर होगा। ठीक है, तो इसलिए रेजिस्टेंस इंसुलेटर का हमेशा मैक्सिमम रखा जाता है। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम रखने का रीज़न है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स इजीली फॉलो नहीं हो पाएंगे और ये अच्छे से चीज़ों को अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी से इंसुलेट करेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस ज़्यादा रख रहे हैं तो उसके हिसाब से सबसे बड़ी यूनिट इसमें कौन सी है? मेगा ओम। इंसुलेशन को हमेशा मेगा ओम में मापेंगे, और मेगा ओम में मापने के लिए, इंसुलेशन मापने के लिए मैगर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे कम ओम का रेजिस्टेंस मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। जो लो रेजिस्टेंस होता है, 1 ओम से नीचे के रेजिस्टेंस होते हैं, उसको हम केल्विन ब्रिज के द्वारा मापते हैं। और उससे 1 ओम से ऊपर के रेजिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा मापते हैं। फिर ठीक है, जो मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं इनको व्हीटस्टोन से मापते हैं, और जो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है उसको मैगर के द्वारा मापते हैं। और मैगर में 500 वोल्ट डीसी जनरेट होती है। इसको शुरुआत में इसको कितने आरपीएम से घुमाते हैं? 160 आरपीएम से घुमाते हैं। ये 2 टाइप के आते हैं, एक ऑटोमेटिक मैगर होता है और एक मैनुअल मैगर होता है। ठीक है, मैं ऑटोमेटिक मैगर के अंदर बैटरी लगी होगी, मैनुअल मैगर को आपको 160 आरपीएम से घुमाना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आपको बोर नहीं होना है, आप अच्छे से पेशेंस बना के रखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक पीडीएफ में आप एक क्वेश्चंस के आसपास बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आगे को मेरा प्रयास रहेगा कि और चीज़ों को और अच्छे से बेटर तरीके से आपको समझाया जाएगा। विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द क्रॉस एक्सिस करंट प्रोटेक्शन? ये फर्स्ट में बताया था, क्रॉस एक्सिस करंट प्रोटेक्शंस। देखिए, आपको क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन और क्रॉस एक्सिस करंट प्रोटेक्शन मैंने समझाया था शुरू में। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस हो चुका है ऑलरेडी, रिवायरेबल फ्यूज ही उसमें आता है। ठीक है, ये कोर्स है, कोर्स एक्सिस, सॉरी इसको कोर्स बोलेंगे, मैंने लिखा हुआ है ऊपर CORS, कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शंस में इसका वैल्यू कितना था? 0.81। ठीक है, और जो दूसरा क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शंस होता है उसका वैल्यू कितना था? 1.23। जरूरी नहीं है कि आपको एक बार एग्जाम में ये क्रॉस एक्सिस करंट प्रोटेक्शन पूछा है तो दूसरी बार भी यही पूछे। वहाँ पर अगर क्लोज पूछता है तो क्लोज का क्या है? 1.23। और इसका एग्जाम्पल पूछ रखा है, इसका अगर इसका एग्जाम्पल पूछ देगा तो HRC और रिवायरेबल। ठीक है, HRC और कॉटरेज फ्यूज। ठीक है, अगर ऊपर इसका कोर्स का पूछेगा तो रिवायरेबल। ये कार्ट्रिज और HRC किसका होता है? क्लोज का। ठीक है, ये ध्यान रखना।
HRC फ्यूज़ आया था, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये फॉल्ट आने की कंडीशन में कुछ समय तक अगर फॉल्ट अपने आप ठीक हो जाता है तो सर्किट को सेफ रख सकता है या मशीन को सेफ रखता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी, इसीलिए इसको हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ बोला जाता है। इसका फ्यूजिंग फैक्टर 1 होता है, 1.1 रहता है। इसमें ऊपर वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये क्रॉस एक्सिस करंट प्रोटेक्शन रहेगा जो इसमें 1.5 से नीचे नीचे रहेगा। ठीक है, 1.5 से नीचे रहेगा। और जो क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन है इसमें 1.1 से नीचे रहेगा फ्यूजिंग फैक्टर्स। एल्युमिनियम चालक को सोल्डर करने के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम चालक के लिए किस सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, पूछ रहा है, देखते हैं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा टेलो केरल, ये है केरल राइट। टेलो फ्लक्स होता है, जानवरों की चर्बी से बना होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्लक्स वगैरह आपको याद करने की चीज़ें हैं, इसमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन मॉल्टन शोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग? पिघलते हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसमें हमको देखना होगा टीन और लेड दोनों से मिलाया जाता है। 37% टीन होता है और 63% लेड होता है। ठीक है, ये मिक्सचर अलग अलग डिपेंड कर सकता है कि आप सोल्डिंग, ये इलेक्ट्रिकल सोल्डर का है, ये आप किस पर सोल्डिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों का मिक्सचर बदल सकता है। ठीक है, ये क्या है? ये टीन है, ये लेड है। ठीक है, अब हमको इसमें देखना है, अगर बार बार हम इसको गर्म करेंगे तो जिसका गलनांक कम होगा उसका मात्रा कम हो जाएगा। ठीक है, टीन का होता है 232 गलनांक और लेड का होता है 327। ठीक है, तो ये किसका है? टीन का। ठीक है, टीन वाला भाग कम हो जाएगा तो टीन कंटेंट रिड्यूस 17 का ए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड? केबल पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक उसमें से बहती रहेगी? वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज, इसका तो है नहीं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीज, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज, हाँ ये देखिए, ये होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज। ये कैसे हुआ, इसको देखते हैं। ये एक केबल है, इसके बाहर से आपने जो इंसुलेशन लगाया पीवीसी का या वीआईआर का, इसका अपना एक रेटिंग है कि ये मैक्सिमम कितना वोल्टेज तक करंट को सहन कर सकता है। उसी चीज़ को डाइलेक्ट्रिकल कैपेसिटी भी बोलते हैं। इसकी अपनी एक डाइलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग्स इसमें उतने अंडर रेटिंग में आप इसको यूज़ करोगे तो ये प्रॉपर काम करेगा। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज आप इस पर यूज़ अप्लाइड करोगे यहाँ से, तो ये इंसुलेशन पिघलने लगेगा, और पिघलेगा तो इसका जो इसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, और इसका जो काम है वो काम नहीं कर पाएगा। और इसका काम रहता है कि यहाँ पर से जो सतह पर जो इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहे हैं उनको पूरी तरीके से इनसे इंसुलेट करना। ठीक है, अपना इंसुलेशन बनाए रखना। अब इस पर इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाइड करेंगे, जितना इसका रेटिंग है उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तो इसका इंसुलेशन घट जाएगा और ये एज ए इंसुलेटर काम नहीं करेगा। इंसुलेशन घटना मतलब इंसुलेशन की क्वालिटी घटना। ठीक है, जिस इंसुलेटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी, और जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसकी उतना अच्छा वो कंडक्टर होगा। इसका फॉर्मूला है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, अगर ये कंडक्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये ध्यान रखना। और अगर कंडक्टेंस घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर
कॉन्गेस्टेड एरियाज, केबल बिछाने के लिए कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों के हेतु प्रयुक्त की जाती है? रैक इन ईयर, अगर आपका एरिया संकीर्ण है जहाँ पर स्पेस कम है तो वहाँ रैक लगाने का मतलब नहीं होता। तो ये रहा सर, ठीक है। डक्ट पाइप्स के अंदर, जहाँ पर स्पेस कम है वहाँ आप पाइप बिछा करके इसके अंदर से केबल ले जा सकते हैं। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स पार्ट अंडरग्राउंड केबल? एक्स पार्ट इन अंडरग्राउंड केबल, एक ये केबल्स दिखाया गया है और यहाँ पे आपसे इसका आंसर पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका कंडक्टर, इंसुलेशन, ठीक है, मेटलिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विरिंग, ये है। देखिए कौन सा होगा। फर्स्ट जो इसके अंदर जो वायर दिख रही है ये तो कंडक्टर है, इसके बाहर से जो इंसुलेशन लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा आपका ये इंसुलेशन, ठीक है। फिर है ये पार्ट जो पूछ रखा है इसने, ये है मेटलिक शीट। मेटलिक शीट या लेड शीट बोलते हैं इसको, ये मेटलिक शीट भी है, लेड शीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, लेड शीट। What is the fault of underground cable identical in the circuit? ये हो चुका है, शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है, इसका आंसर होगा शॉर्ट सर्किट। Which part of the underground cable is protecting the metallic sheath against corrosion? भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को शरण से बचाता है? सर्वरिंग्स फर्स्ट है, बेडिंग्स, आर्मरिंग और लेड शीथेड। ये आपको केबल के टाइप पर पढ़ने को मिलेगा। इसका आंसर केबल के पार्ट्स में बेडिंग्स इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धात्विक कवच के बाहर से बेडिंग्स लगा रहता है, बेडिंग ही उसको बचाएगा। Why the soldering iron must be kept into stand that not in use while soldering? सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यह जलने और अग्नि से को रोकता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करता है, ये रॉन्ग है। टू सेव द टाइम सोल्डरिंग, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टू सेव द ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल्स, आप लोग खुद से भी अपने मन से ट्राई कीजिए। तो जब ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, वीडियो देखते वक्त आप खुद से भी इसको ट्राई कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इन फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों का जोड़ लगाया जाता है? ये तो है नहीं रियल टाइप जॉइंट्स। 24 का आंसर होगा राइट आंसर रेड टेल जॉइंट, ठीक है। रेड टेल जॉइंट्स का प्रयोग किया जाता है। इस जॉइंट का नाम पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस जॉइंट्स? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मैरिड जॉइंट, ठीक है, और ये इसका आंसर भी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 25 का आंसर हो जाएगा मैरिड जॉइंट। 26 है, ब्रिटानिया टी जॉइंट का क्या उपयोग है? 26वां क्वेश्चन है, ब्रिटानिया टी जॉइंट का क्या उपयोग है? तो इसको ओवरहेड लाइन में टेपिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ये है।
ठीक है। टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवर हेडलाइन, जहाँ पर आपको टी जॉइंट्स है, अगर इस तरीके से कोई लाइन जा रहा है और इससे कोई नीचे आपको वायर गिरानी है तो यहाँ पर आप इस जॉइंट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? डीप सोल्डरिंग नहीं, ये पीसीबी में ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ये रहा सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। ठीक है, रिपेयरिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन्स का प्रयोग किया जाएगा। ट्वेंटी एट क्वेश्चन है, डीप सोल्डरिंग विधि का क्या उपयोग है? डीप सोल्डरिंग विधि को पीसीबी में छोटे छोटे भागों को सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए क्या इसका प्रयोग कैसे करते हैं, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ये एक पीसीबी है, ठीक है, इसमें आपने बहुत सारा कंपोनेंट कनेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। रेजिस्टेंट ऊपर से कंपोनेंट कनेक्ट करके नीचे से आपने ये, इसमें क्या होता है, इस साइड से छेद बने रहते हैं इस तरीके से इसमें लाइंस बनी रहेंगी और इन लाइनों में छेद बने रहते हैं। अब इन छेदों में आपको कंपोनेंट फंसा देने, सारे कंपोनेंट सर्किट के अकॉर्डिंग फंसाने हैं, उसमें कनेक्शन ऑलरेडी बना रहेगा। इसका कनेक्शन ऑलरेडी बना है, इसलिए इसको पीसीबी बोलते हैं। जिस बोर्ड के अंदर कनेक्शन बना हो प्रिंट्स के द्वारा तो इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। अगर इसके अंदर ये प्रिंट के द्वारा कनेक्शन नहीं बना बोलता तो इसको ब्रेड बोर्ड बोलते हैं। इसमें आपको, इस वाले में आपको कनेक्शन करने पड़ते हैं, लेकिन पीसीबी में कोई कनेक्शन नहीं करने पड़ता, इसमें प्रिंटेड पहले से कनेक्शन होते हैं। बस इसके ऊपर आपको कंपोनेंट लगाने हैं। कंपोनेंट लगा करके जिस साइड से सोल्डरिंग करनी होती है उस साइड में एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर के अंदर इस पीसीबी को थोड़ी देर के लिए डुबा के रखते हैं और फिर ऊपर उठा देते हैं। तो इस जितना भी आपने कंपोनेंट लगा रखे हैं इसमें, इसके दूसरे साइड से ऑटोमेटिक वो सारे कंपोनेंट में सोल्डरिंग वायर चिपक जाती है, एक तरीके से अपने आप ही उसमें सोल्डरिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये था, ये कौन सा है, इसको बोलते हैं डीप सोल्डरिंग। डीप मतलब आपको पता है डुबाना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में डुबाने को ही डीप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ मार्क एक्स ऑफ बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल। लेट सीटेड है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, लेट सीटेड। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड एज अ हॉट which insulating material is used as a hot pouring compound for making joint in underground cable? कौन से कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? 30 क्वेश्चन है, देखते हैं 30 क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर होगा बिटुमिनस कंपाउंड यौगिक। फिर भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है, बेडिंग क्यों लगाया जाता है? ये रहा बेडिंग्स लास्ट में, प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीट, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है, मेटेलिक शीट करोजन्स, बेडिंग इसलिए प्रयोग किया जाता है। 34 क्वेश्चन है, एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोमीटर से है। माइक्रोमीटर में उसका पाठ्यांक पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ रीडिंग दिया गया है, आप जूम करके देखिएगा और ये कितना रीडिंग दिखा रहा है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका आंसर आएगा 4.5 mm, 4.55 mm, ठीक है। माइक्रोमीटर्स का थोड़ा सा आपको एक डायग्राम्स दिखा करके अगली बार से देखेंगे, इसका पीपीटी में बना करके कि और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है। पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, चलिए फिर भी देखते हैं। ये इसका फ्रेम है, इसको फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला भाग जो यहाँ पर टिप सा लगा रहता है इस साइड से, इसको एनविल बोलते हैं। और ये वाला जो इधर से आप मूव करते हैं नट घुमा करके, इसको स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और नट्स रहता है, इसको लॉकिंग नट बोला जाता है। यहाँ पर एक स्केल्स रहेगा, इसको मेन स्केल बोलते हैं, ठीक है ना। और जो इधर पर पकड़ने वाला भाग रहता है इसको थिम्बल बोला जाता है। और पीछे इसको अगर आप ये नट कसते हैं तो फिर ये मूव करना बंद हो जाता है, इसको स्टॉप बोला जाता है। यही चीज़ें हैं इसमें। माइक्रोमीटर का जो मेन बेसिक है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तारों का व्यास मापने के लिए किया जाता है। ये 1 mm के 100वें भाग तक माप सकता है, 1 mm के 100वें भाग तक माप सकते हैं। तो कितना हो गया? 0, यहाँ पे भी 0, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 1, यहाँ पे भी 0 और यहाँ 1, 0.01। तो इसका लिस्ट काउंट कितना आ गया? 100वें भाग के हिसाब से 0.01 तक का सबसे नीचे माप सकता है। इसी तरीके से इसका किसी किसी क्वेश्चन में लिस्ट काउंट भी पूछ देता है, ठीक है। कि लिस्ट काउंट मतलब है कि ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी? वाहनों की बॉडी में सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सोल्डरिंग के साथ ज्वाला, यानी कि सोल्डरिंग विथ फ्लेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर इन ओवर सॉलिड कंडक्टर? गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं? देखो, एक आप इस तरीके से एक केबल है, ठीक है। एक केबल ये है जिसमें इस तरीके से वायर लगी हुई है, इनको कोई आपस में वो नहीं किया हुआ, स्टैंडर्ड नहीं किया हुआ। स्टैंडर्ड करना भी बताऊंगा। और दूसरा केबल ये है यहाँ पर, इसमें ये वायर इस तरीके से सारी वायरें आपस में एक दूसरे के ऊपर मोड़ करके रखी गई हैं। तो इन्हीं इसी चीज़ को बोला जाता है स्टैंडर्ड करना, ठीक है ना। ये वायर जो एक दूसरे से मोड़ कर रखी जाती है, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड करना। तो इस तरीके से केबल रखेंगे और इस तरीके से स्टैंडर्ड करके रखेंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंट रहेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से रखेंगे तो इसको आप ज़्यादा लचीला, मतलब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा मोर फ्लेक्सिबल आंसर में। नेक्स्ट देखते हैं 42, व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ 16 एम्पियर केबल इफ प्रोटेक्टेड बाय कोरस एक्सिस करंट प्रोटेक्शन? 16 एम्पियर की धारा क्षमता है, यदि अधिकतम धारा के लिए कितना होगा? ये ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। ऊपर 32 के लिए पूछा था, यहाँ 16 के लिए पूछ दिया है। सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए, आपको बताया था 16 एम्पियर, इसकी धारा क्षमता कितनी है? 16 एम्पियर है। तो ये कितना धारा के लिए संरक्षित है पूछ रहा है? तो 16 इंटू 0.81 करना है, ठीक है। 16 इंटू 0.81 करोगे तो ये आएगा 12.96, यानी कि किसके नज़दीक में है ये 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 एम्पियर। ये दोनों क्वेश्चन इसने सेम पूछे हैं। कोरस एक्सिस करंट, अगर यही क्लोज रहता तो फिर क्या करना होता? क्लोज एक्सिस के लिए पूछता, तो यहाँ पर 16 इंटू, आपको क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन ऊपर बताया था 1.23,
व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी, व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मात्रा के लिए क्या इकाई होती है। 43 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम सी। ये होता है Q इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन वी, और V इज इक्वल टू हो जाएगा Q है, ठीक है, V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन सी, ध्यान रखना। और इसी में और एक फार्मूला और होता है ये कैपेसिटेंस निकालने का लिए, E इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर। इस सोल्डरिंग का नाम पूछ रहा है, जो ये मेथड है ये कौन सा मेथड है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है, इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है पूछ रहा है, तो देखते हैं। डिप सोल्डरिंग नहीं है। डिप सोल्डरिंग में क्या होता है, एक कंटेनर होगा, इसमें सोल्डरिंग वायर पिघला के रखते हैं और पीसीबी में आपको बताया छोटे छोटे कंपोनेंट लगाकर इसमें डुबाते हैं और उससे सोल्डरिंग हो जाती है। सोल्डरिंग आयरन जो 25 वाट और 65 वाट के सोल्डरिंग आयरन आते हैं, उसमें वायर टिप लगा करके वायर से सोल्डरिंग किया जाता है। सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग गन भी अलग चीज़ है। रुकिए एक मिनट, ये इसका क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड। हाँ, यही इसका आंसर होगा, सोल्डरिंग गन। ये इसको इसने बोल दिया है सोल्डरिंग गन्स, ठीक है। और इसी में एक माइक्रो कंट्रोलर सोल्डरिंग आयरन आता है, उसको माइक्रो कंट्रोलर सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। उसके यहाँ पर एक स्विच लगा रहता है, पोटेंशियोमीटर लगा रहता है, इसके द्वारा इसका जो यहाँ से ये है, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा स्टेप डाउन, उसके द्वारा फिर डायोड के द्वारा डीसी बनाई जाती है। डीसी बनाने के बाद इसको इसके आउटपुट में डीसी दी जाती है, किसके द्वारा, इस पोटेंशियोमीटर के द्वारा। ये इसको मिलने वाला डीसी को कंट्रोल करता है, वो प्रोसेस रहता है कंट्रोलिंग सोल्डरिंग आयरन में, ठीक है। ये कौन सा रहेगा, सोल्डरिंग गन, इसका आंसर। सोल्डरिंग विथ फ्लेम्स ये नहीं है, रॉन्ग आंसर है। अगला है, व्हाट फार्मूला इज यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फार्मूला पूछ रहा है, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, रॉन्ग है। ईएमएफ पीडी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, सही है, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं, ईएमएफ क्या होता है। कहीं पर भी अगर इन तीनों की बात की जाए, पीडी की, ईएमएफ की और वीडी की, वोल्टेज ड्रॉप की, ईएमएफ, पीडी और वोल्टेज ड्रॉप, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, ईएमएफ की होती है, ठीक है। और पीडी या वोल्टेज ड्रॉप क्या है, यहाँ पर समझना है। यहाँ से फेज गया, ये न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक लैंप लगा दिया है, यहाँ पर एक लैंप लगाया, यहाँ पर जो वोल्टेज चेक कर रहे हो, ठीक है, इसको आप वोल्टेज बोलोगे। इस लैंप में ड्रॉप होने के बाद जो आगे वोल्टेज चेक करते हैं, इसको बोलते हैं पीडी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है, ये क्या है, वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज बोलते सकते हैं। और इससे पहले जहाँ सोर्स लगा हुआ है, जहाँ से सोर्स से वोल्टेज आ रही थी, तो सोर्स में जो जनरेट हो रहा था, जहाँ पर बन रहा था ईएमएफ, उसको क्या, वोल्टेज बन रहा था, उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। तो यही इनमें डिफरेंट है। अब अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें ईएमएफ की ही रहती है, ठीक है। ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप होगा। और किसी दूसरे सर्किट में अगर आपको वीडी निकालना होगा, वीडी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। उसमें कितना करंट लिया है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, इस फॉर्मूले से आप वीडी निकाल सकते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू वी फाइंड कर लेते हैं, ये ई इज इक्वल टू ईएमएफ इज इक्वल टू या वी इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। ये इधर पर देख लीजिए, इस तरीके से वी आई आर, ठीक है। तो वोल्टेज पूछ रहा है ना, आई, इसी के लिए देखिए क्या होगा, आई इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल, ठीक है। अभी बहुत देर बाद ये क्वेश्चन आया, अभी तक इसने कोरस ही पूछा था, अभी क्लोज पूछा है, ठीक है। क्लोज कोरस का क्या हुआ है, कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन 0.81 है, ठीक है। और क्लोज का कितना रहता है, ये है 1.23। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी।
क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन 1.23 रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू द स्टैंडर्ड कंडक्टर। एक सॉलिड कंडक्टर और एक स्टैंडर्ड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर देखिए क्या होता है, एक ही कंडक्टर है, पूरा सॉलिड है, इसके में कोई भी दूसरा कंडक्टर नहीं लगा रखा है। और स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या है, ये 4-5 अलग वायर हैं, इनको आपस में लपेट दिया गया इस तरीके से, सबको आपस में रस्सी की तरह लपेट दिया गया है। तो रस्सी की तरह लपेटने का जो प्रोसेस रहता है इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर बोलते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कम फ्लेक्सिबल। ये वाला वायर जो होगा ये कम फ्लेक्सिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, देखिए इसमें निम्मी में कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग दिए हुए हैं, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड है तो आपको जो इसने आंसर मान रखा है वही आंसर मानना होगा। ठीक है, ये वाला जो सोल्डिंग है पूरा, इसको बोल रहा है टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डिंग आयरन। जबकि ये टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डिंग आयरन होता है किस टाइप से है, जो आपको मैंने ऊपर ट्रांसफार्मर और डायोड वाला प्रोसेस से समझाया था, वो टेम्परेचर कंट्रोलिंग सोल्डिंग आयरन है। आप उसको गूगल करके भी या कहीं से बुक्स में भी मिल सकता है आपको। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के काम पर यूज होती है, और इसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल करके सोल्डिंग का तापमान कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये सोल्डिंग गन्स है, कोई इसका आंसर इसमें टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डिंग दे रखा है, तो आपको यही आंसर मानना है। डीप सोल्डरिंग में कंटेनर बना रहता है, और ब्लो लैंप्स के द्वारा केबलों का जॉइंट लगाया जाता है, इसमें मिट्टी तेल भरा जाता है, स्टोव की तरह काम करता है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चंस में मिस्टेक है, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना है। देखिए, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शंस। 2-3 बार ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका, रिवायरेबल फ्यूज। जो कोरस एक्सिस करंट प्रोटेक्शन है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कोरस एक्सिस करंट प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल रिवायरेबल फ्यूज। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 4 या 5 बार लिख चुका हूँ, 0.81। ठीक है, क्लोज एक्सिस का 1.23। फिफ्टी 52 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का आज का। ठीक है, देखिए, विच कंडक्टर आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। विच कंडक्टर यूज्ड आर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, इंसुलेटेड कंडक्टर तो यूज, अभी इंसुलेटेड केबल यूज हो रहे हैं, लेकिन इंसुलेटेड कंडक्टर यूज नहीं होता था। इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर ये भी नहीं है। बियर्ड कंडक्टर, ठीक है, बियर्ड कंडक्टर मतलब, बियर मतलब बेयर, इसका मतलब होता है जिसके बाहर से कोई इंसुलेशन नहीं है, इसमें विदाउट इंसुलेशंस। ठीक है, यही कंडक्टर्स ओवरहेड लाइंस में यूज होता है, जिसको हम लोग ACSR भी बोलते हैं। ACSR मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे निम्मी के इम्पोर्टेंट्स, इनमें आपको सॉल्व किया है। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेट में सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ ही प्रैक्टिकल्स में मैं भी आज कुछ एक वीडियोज अपलोड किया था। हर रोज़ नया वीडियोज़ प्रैक्टिकल्स को लेके भी अपलोड होगा। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको बस आप थोड़ा पेशेंस बना करके चैनल्स को वीडियोज़ वॉच करते रहिए और शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको
मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।